सीएम मनोहर लाल ने 3 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चर्चा में सोनीपत, पानीपत और जींद जिले के कार्यकर्ताओं से सीएम ने मुलाकात की है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव से निरंतर नागरिकों की सेवा करें, साथ ही जनता की मांगों को सरकार तक जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करें। सीएम मनोहर लाल ने संजीवनी के लाभार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आयुष्मान योजना से जनता को लाभ मिल रहा है, हर गरीब तक सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है। सीएम ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। करके इस असुविधा को इस प्रकार से मेरी स्थिति को समझेंगे और इस ओर ध्यान नहीं देंगे। ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग, क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है, और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। विशेष तौर पर जब कोविड का ये समय आया था, तो कोविड के समय अच्छे व्यक्ति भी चाहते हुए भी अस्पताल में जाने से कई बार कठिनाई होती थी, क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी, मास्क पहन के रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है। तो सबको लगता था कि भले मैं अस्वस्थ हुआ हूं, लेकिन मेरा इलाज केवल फोन से बात करने के बाद ही परामर्श से हो जाना चाहिए। और उस समय बहुत बड़ा लाभ इसके कारण से, ई संजीवनी के कारण से हम लोगों ने उठाया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस ई संजीवनी को इससे पहले नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। लॉन्च करते समय तो विचार ये था कि आखिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, समय में होता भी नहीं है। कई बार कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शायद अस्पताल में जाना इतना अनिवार्य भी नहीं होता, केवल डॉक्टर से बात करके और दवाई अगर वो हमको लिख के दे देते हैं, बता देते हैं, तो हम उस दवाई का प्रबंध करके और जाकर कहीं भी दुकान से लेकर उनकी बताई पद्धति के अनुसार जो भी डोज वो बताते हैं वैसा हम ले लेते हैं, और उस प्रकार से हमें ठीक एक प्रकार से राहत मिलती है। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर 2-2 डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं। और इसी प्रकार पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है, तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं। तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। तो मित्रों, डॉक्टर से बात करके अपनी संतुष्टि से, और हम ये जो डिजिटल स्वास्थ्य की सेवा है इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, कई बार उनको अच्छा लाभ इसमें से मिलता है और वो डॉक्टर के पास जाकर के उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और आसानी से एक प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फिर जनहित में कड़ा रुख अपनाते हुए 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। जहां विज ने इस बारे में एक पत्र पुलिस महानिदेशक को लिखा और कहा कि इस मामलों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, जो 3229 के ऊपर है, जिन्होंने एक साल में एफआईआर का निपटारा नहीं किया है। साथ ही गृह मंत्री ने पत्र में कहा कि इन सभी जांच अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए और उनके मामलों को 1 महीने में अंतिम निपटान के लिए संबंधित डीसीपी को स्थानांतरित कर दिया जाए, अन्यथा उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं लंबे समय से अधिकारियों को जो लंबित मामले हैं उनको फाइनल निपटान करने के लिए कह रहा हूं बार बार। और मई में हमें डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि 3229 मामले सारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें 1 साल से ज्यादा हो गया और मामले का फाइनल डिस्पोजल
नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और अब केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने जगाधरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जन आक्रोश रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को न्योता दिया। अशोक अरोड़ा ने बिजली मंत्री रंजीत चौटाला के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि रंजीत चौटाला सिर्फ मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं, वहीं सरकार पर भी निशाना साधा। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। हरियाणा में कांग्रेस 1 नवंबर से रैलियां करने जा रही है। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से रादौर विधानसभा से शुरू होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अन्य कई नेता रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान रैली में भूपेंद्र हुड्डा के अलावा दीपेंद्र हुड्डा समेत कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने जगाधरी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने जन आक्रोश रैली को लेकर विस्तार से जानकारी दी। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है। रादौर विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जन आक्रोश रैली। कांग्रेस लाओ देश बचाओ। क्योंकि आज देश और प्रदेश के अंदर जो सरकारें हैं उनसे लोग पूरी तरह से खफा है। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात जो है, देश की सरकार आज देश के संविधान को कमजोर करना चाहती है, देश में जो नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है। और ऐसे में जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए रोजाना कोई न कोई जाति और धर्म के नाम पर इस प्रकार के उन्माद कराने के भी प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो आज जन जन एक बात कहता है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। राजस्थान में बिना बीजेपी के साथ गठबंधन के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। सूरतगढ़ से जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज मील प्रत्याशी होंगे। फतेहपुर से पूर्व विधायक नंद किशोर, दातारामगढ़ से जेजेपी महिला प्रत्याध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रीटा सिंह, खंडेला से सरदार सिंह आर्य, कोटपुतली से जेजेपी प्रदेश प्रधान सचिव रामनिवास यादव और भरतपुर से डॉक्टर मोहन सिंह को जेजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पानी की बोतल खरीदकर स्कूटी से लौट रहे युवक पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। बुरी तरह घायल नितिन उर्फ पोपी को उसके साथी ने जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मारपीट करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। बता दें कि देर रात बबियाल के किस्मत नगर का रहने वाला नितिन उर्फ पोम्पी प्राइवेट जॉब करता है और करीब 1 माह पहले वह अपने दोस्त के साथ तेली मंडी में ही रह रहा था। देर रात में अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर पानी की बोतल लेने माया वाले चौक पर गया और जैसे ही बोतल लेकर लौट रहा था, एक कार में सवार कुछ युवकों ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। पिटाई करने के बाद युवक मौके से फरार हो गए। घायल युवक ने बताया कि उसकी पिटाई जिसने की है उनसे उनकी पुरानी रंजिश थी। नितिन वाकर मेरा नाम है।
मंदिरा की मंडी का रहने वाला हूँ, तेली मंडी का रहने वाला हूँ। मैं दुकान पे सामान ले रहा था, पीछे से गाड़ी में पांच लड़के आए। पंजाब नंबर गड्डी थी, उसमें एक बुच्चड़, जतिन पासी उर्फ गुल्ला, एक धर्मेंद्र राय का लड़का और एक नन्नू, एक लड़का अनुराग गाड़ी चला रहा था। उन्होंने आते गाड़ी से उतरते हाथापाई शुरू कर दी और सर पे ईंटें रोड़े मारे और मेरे को जान से मारने की धमकी देंगे, तो दोबारा अकेला फंसा तो तेरे को जान से मार देंगे। मामला ये है जी, कल रात को 11:30 से 12 बजे के बीच में सिकलीगढ़ मोहल्ले के पास पानी की बोतल लेने गया था। वहाँ पर कुछ लड़के आए गाड़ी के अंदर, 5 लड़के, और इसको मारना शुरू कर दिया। तेजधार हथियार उनके हाथ में थे और इसको वहाँ पर मार के लहूलुहान कर दिया। पुरानी रंजिश मानते हैं जिसको वो अपनी, और इसके घर पे भी पहले गोलियां चलाई हुई हैं उन्होंने। पिछली बार ये बच गया था, गोलियां चलाई थी उन्होंने, घर पे कई फायर करे थे। उसमें देखिए नितिन नाम के लड़के ने बयान दिया था कि दिल्ली मंडी चौक पर उसका झगड़ा हुआ है। इस संबंध में हमने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और तफ्तीश जारी है। उसमें शीघ्र हम इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। कोई उदाहरण छूट है, कोई इतनी ज्यादा सख्त छूट नहीं है। देखिए लड़ाई झगड़ा तो कोई पुरानी रंजिश ने कहा सुनी अचानक है। दशहरे से पहले रेवाड़ी की यातायात पुलिस अब अलर्ट मोड में नजर आ रही है ताकि बाजारों में जाम की स्थिति ना बने और लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। यातायात पुलिस इंचार्ज ने बताया कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर बाजारों में भीड़भाड़ बढ़ने लगी है और सड़कों पर यातायात को लेकर 40 होमगार्ड, SPO सहित पुलिस जवानों को हर चौराहे पर तैनात किया गया है ताकि यातायात सुचारू रूप से जारी रहे। लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी ना हो तो बाजारों में 4 व्हीलर के स्थान पर दोपहिया वाहन का ही प्रयोग करें। इसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मेरे पास ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड, SPO टोटल 40 मुलाजिम मेरे पास है और हर एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर 2-2 मुलाजिम मैंने तैनात किए हुए ट्रैफिक कंट्रोल के, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। देखिए त्यौहारों का सीजन है, कल दशहरा है और फिर उसके बाद दिवाली भी आनी है, लगातार त्यौहार हैं और इस व्यवस्था को इसी प्रकार से बनी रहे। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि वो कम से कम 4 व्हीलर का प्रयोग करें। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक नया तरीका इस्तेमाल किया है। ट्रैफिक पुलिस ने RHO की टीम के साथ साइबर सिटी की सड़कों पर लंकापति रावण को उतारा है, जो दोपहिया वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं। रावण के रूप में सड़क पर उतरे अधिकारी दोपहिया वाहन चालकों को संदेश दे रहे हैं कि उनके पास तो 10 सर है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही सर है, जिसके लिए वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट आपको न केवल चोट से बचाता है बल्कि आपको सुरक्षित भी रखता है। रावण के गेटअप पे पुलिस की तरफ से बुराई पर अच्छाई की जीत का चलाया गया ये मंत्र रंग भी ला रहा है और वाहन चालक भी ट्रैफिक नियमों को समझ पा रहे हैं और शपथ ले रहे हैं कि वे नियमों का पालन करेंगे। जैसा कि लगातार हमारे प्रोग्राम रोड सेफ्टी पे चलते ही रहते हैं, तो आज हम रावण जी की मदद से, क्योंकि कल दशहरे का त्योहार है, उसको देखते हुए हम अवेयरनेस करें। ये जो उनका मेन पर्पस है बताने का, लोगों को समझाने का कि आपका तो एक ही सिर है और मेरे तो 10 सर है। अगर मुझे 10 सर में नुकसान भी है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपके सिर में चोट लगी और कुछ इंजरी हुई तो आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो ट्रैफिक के नियम है उनका पालन करें। खासतौर पे जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो अपने हेलमेट का प्रयोग करें, रॉन्ग साइड ना चलाएंगे और गलत जगह पार्किंग ना करें। मैं लोगों को इसलिए जागरूक कर रहा हूँ क्योंकि लोग बाग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं। मेरे तो 10 सर हैं, मेरा एक सर चला भी गया तो कुछ नहीं होगा, परंतु लोगों के एक ही सर है। अगर उनका सर चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, उनके पीछे उनका परिवार भी है।
सबसे जरूरी है कि हेलमेट बहुत जरूरी लगाना चाहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बुराई पर अच्छाई की जीत के ऐतिहासिक त्योहार दशहरे से पहले रेवाड़ी में रावण के पुतलों को बेचने की भरमार लगी है। बता दें कि अलग अलग स्थानों पर 500 से 2 लाख तक की कीमत के पुतले उपलब्ध है, लेकिन पहली बार रेवाड़ी में दिल्ली के पुतले कारीगर ने 101 फीट ऊंचा रावण पुतला बनाया है, जिसे धार्मिक संस्था श्री राम दीवान मंडल ने बनवाया है, जिसको बनाने में 5 लाख से अधिक की राशि की लागत आई है। इस पुतले को बनाने में लगभग 20 दिन का समय लगा और 10 लोगों की टीम के सहयोग से इसे बनाया गया है। तैयार होने के बाद इस पुतले को क्रेन की मदद से सीधा खड़ा किया गया। दशहरे से पहले ही इस पुतले को देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। ये पुतला बनाते हुए मुझे कम से कम 20-22 साल हो गए हैं। मेरा पुश्तैनी काम है, ये बाप दादों से चला है। और ये इस रावण की हाइट 101 फुट है। इसका मूंछों का आकार 9 फुट का है, 51 फुट का है मूंछों का आकार, आंखों का 9 फुट का आकार है, जूता इसका 10 फुट का है जी, और पैर 25 फुट का है रावण का। इसका सर जो रावण का बना है 31 फुट का सर है। टोटल मिला के 101 फुट है जी। 101 फुट के 101 फुट का रावण बनाया जी। कितना समय लग गया इसको बनाने के? इस रावण को बनाने में कम से कम जी 20-22 दिन लग गए। 3 तारीख को स्टार्ट किया था ये, आज तक इसमें काम हुआ जी, आज ये पूर्ण हो गया जी। तो कितने लोगों ने मिलकर इसमें सहयोग किया? इसमें जी 8-10 लोगों ने मिलकर सहयोग किया है। ये काम हम कर रहे हैं कम से कम 10 सालों से कर रहे हैं। पहले दिल्ली में करते थे, अब यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है। और छोटा रावण जो हमारा होता है 5 फुट का होता है, तो कम से कम 600 से 500 रुपए के बीच में आ जाता है। और किसी को बड़ा रावण चाहिए, 25 फुट का रावण हो तो वो हाइट के साथ डिपेंड करता है कितने रुपए का होगा। बड़े से बड़ा रावण हमारा 120 फुट का भी होता है, और वो बनवाओगे तो कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। उसमें समय लगता है 1 हफ्ते से 10 दिन, क्योंकि उसमें टाइम लगना पड़ता है ज़्यादा। और कम से कम 5 से 6 लोग काम करते हैं, इसलिए 2 लाख रुपए में खर्चा आता है। तो ये देश में दशहरे को लेकर जोर शोर से तैयारी है। फरीदाबाद में भी दशहरे पर दहन करने के लिए रावण तैयार कर लिया गया है। इसको बनाने वाले कारीगर ने जानकारी देते हुए बताया कि वो 50 साल से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बना रहे हैं। इस बार उन्होंने 50 फीट का रावण बनाया है। पॉल्यूशन को नजर में रखते हुए आतिशबाजी के लिए ग्रीन पटाखे लगाए गए हैं, जिससे प्रदूषण ना हो। 1 महीना लगता है इसमें। हाँ। 1 महीना लगता है और बम पटाखे सभी लगते हैं, और वो उस हिसाब से लगाएंगे जो क्या कोई प्रदूषण ना फैले। अच्छा, अब कितनी लंबाई है बात करें? 50 फुट। कितने पुतले बना रहे हैं? 3 फुट। वो 3 पुतले। 3 पुतले? 3 पुतले बनाए हैं। कब से काम कर रहे हैं ये पुतले बनाने के? 1 महीने से। 1 महीने? हाँ। 1 महीने से इन तीनों? 1 महीने से इन तीनों में लग गया। फरीदाबाद में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक और उसकी पत्नी की जान जाते जाते बची है। शिव शारदा कॉलोनी के रहने वाले कृष्ण और हिना नाम के दोनों पति पत्नी बाइक पर सवार होकर जब पलवल की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के चलते बाइक सवार कृष्णा को भारी चोट आई है और वह टक्कर लगते ही दूर जा गिरा। इस हादसे में घायल महिला और उसके पति को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज करते हुए पुलिस को सूचना दी। डॉक्टर के अनुसार दोनों को प्राथमिक इलाज दे दिया गया है और उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पेशेंट हिना और कृष्णा आए थे हमारे पास, और उनका हिना हॉस्पिटल के पास में ही हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था उनका। तो हमने अपनी तरफ से है ना फर्स्ट एड दे दिया और फिर पुलिस को इत्तला कर दिया है। वो बोल रहे हैं किसी बस से एक्सीडेंट हुआ था। तो हालात कैसी बनी हुई है दोनों की? और हालात वैसे तो दोनों ठीक है, किसी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं आई है।
दोनों के हाथ कोई हड्डी वगैरह की किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट एड दे दिया गया। हम बाइक से आ रहे थे, रोडवेज वाले ने एकदम पीछे से मारी है, तो आगे से मतलब हम आगे चल रहे थे, उसने पीछे से एकदम मारी है। घर वाली टायर के नीचे थी, मैं आगे जाके पड़ा था, मोटरसाइकिल से घिसता हुआ टक्कर मारी है उसने। हाँ, टक्कर मारी है बुरी तरह। और फिर पता है तो रुक के फिर वो कह रहा है तेरे को चलानी नहीं आती है फलाना ठिकाने में, तो पीछे से मार के नूर के गए। मदद नहीं की? नहीं, मदद नहीं की। घर पब्लिक खड़ी हो गए, वो घर वाली टायर के नीचे से निकाली है, उसकी खाल ये चढ़ा दी थी, मतलब इतनी सी रह गई है वो। कहाँ की घटना है ये? अस्पताल मोड़ के कोने की, बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के सामने की। हाँ, हाईवे की। और आपको बता रहे हैं जहां पर रोडवेज बस का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार दंपत्ति को फरीदाबाद में रोडवेज बस ने पीछे टक्कर मार दी है, जिसमें पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पति पत्नी जा रहे थे और उसी दौरान रोडवेज बस ने इन्हें टक्कर मार दी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने इलाज के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों को प्राथमिक उपचार दिला दिया गया है, हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पिछले लंबे समय से सरकार द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर जहां करोड़ों रुपए की सब्सिडी प्रबंधन में काम आने वाले यंत्रों पर दी जा रही है, वहीं पराली के उपयोग आधारित प्लांट लगाने वालों को मोटी सब्सिडी दी जाती है ताकि किसान पराली ना जलाए। इसके लिए पराली न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में प्रति एकड़ 1000 रुपए की राशि भी दी जा रही है ताकि पराली के धुएं से निजात पाई जा सके। भवानीखेड़ा के बलियाली माइनर में करीब 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आसपास के क्षेत्र में लोगों से शव की शिनाख्त करवाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और जांच जारी है। ये हमारे को सूचना मिली थी कि एक नहर है बलियाली गांव के पास, ये नहर के पानी के अंदर एक डेड बॉडी जाती हुई जा रही है। तो सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंच के आसपास के लोगों को बुलाया, उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाल के और शनाख्त के लिए लोगों को डेड बॉडी दिखाई, लेकिन अभी तक इसकी कोई शनाख्त नहीं हुई है। जैसे ही शनाख्त हो जाएगी फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्या ने ऑटो नंबर प्लेट लगाने का निर्णय लिया, जिसके बाद से सभी ऑटो पर नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी सिलसिले में अब ऑटो चालकों से नंबर प्लेट लगवाने के एवज में 200 रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई रसीद नहीं दी जा रही। ऑटो चालकों का कहना है कि 200 रुपए लेकर कच्ची रसीद थमा दी जा रही है, जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, और जो पैसा ऑटो चालकों के से प्लेट के नाम पर लिया जा रहा है वो पैसा सीधा प्राइवेट वेंडर की जेब में जा रहा है, जिसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। डीजीपी ट्रैफिक अमित यशवर्धन का कहना है कि अब तक करीब 15,000 ऑटो है जिन पर प्लेट लगाई जानी है और एक प्लेट की कॉस्ट लगभग 200 बताई गई है। ऐसे लगभग 30 लाख रुपए 15,000 ऑटो पर प्लेट लगाने में खर्चा आएगा। इसी प्लेट का पैसा लिया जा रहा है जिस पर जीएसटी नंबर है। आगे ध्यान रखा जाएगा कि जीएसटी नंबर हो। नंबर प्लेट लगा रहे हैं। नंबर प्लेट ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, कितना रुपए ले रहे हैं? 200 रुपये। 200 रुपए। कोई रसीद वगैरह मिल रही है आपको? हाँ, रसीद दे रहे हैं। अच्छा, कच्ची है पक्की है? ये तो हम इतना पढ़ना है, कच्ची है। कच्ची है? कच्ची है तो 200 रुपए लेके कर रहे हैं प्लेट लगवाने के चक्कर में। प्लेट लगवाने के लिए कितना रुपए ले रहे हैं? 200 रुपए। पर्ची दे रहे हैं कोई? वैसे दे रहे हैं। कच्ची पर्ची है। कच्ची पर्ची दे रहे हैं, 200 रुपए ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं 200 रुपए? पता नहीं जी, प्लेट होगी। कौन सी प्लेट? जो स्टिकर जो लग रहा है जो है। अच्छा, 200 रुपए का लग रहा है स्टिकर।
अच्छा, उसमें क्या क्या लिखा रहता है? पता नहीं जी। तो अच्छा, किस लिए लग रहे हैं? उस पता कुछ बारे में कुछ बता रहे कुछ? पुलिस वाले रोकते हैं। अच्छा, वो लग जाएंगे तो नहीं रोकेंगे? स्टिकर प्लेट लगवाने के लिए। किस चीज में प्लेट लगवाओगे? ऑटो। ऑटो पे। कितने रुपए की पर्ची कट रही है? 200 रुपये। 200 रुपये लिए जा रहे हैं आपसे। पक्की स्लिप दे रहे हैं आपको? अभी तो कटवाए नहीं। पक्की स्लिप है? पक्की है कच्ची है? कच्ची स्लिप। कच्ची स्लिप है, तो मतलब कच्ची स्लिप लेकर 200 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, फिर सभी जगह पे ऐसे ही हो रहा होगा? हाँ जी सर, क्या आपका ऑटो का नंबर नहीं है? वैसे नंबर है वैसा?